मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए, लास्ट टाइम हम लोगों की फर्स्ट यूनिट में फॉर्मेशन वाला ही पार्ट था जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी, है ना। तो उसका एक की पॉइंट मैं समझा देती हूँ। उसके बाद हम आज ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे और साथ ही में सिंप्लेक्स मेथड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की पॉइंट समझ लीजिए कि अगर आपको फॉर्मेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है ना। तो देखिए, अगर हम ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमाइजेशन का है, मतलब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो जो कंस्ट्रेंट्स होंगी, है ना, जो कंस्ट्रेंट्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, लेस देन और इक्वल टू की, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी रहेगी तो जो कंस्ट्रेंट रहेंगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की रहेगी। आप हमेशा ध्यान रखना, यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो उसमें जो भी पॉइंट्स रहेंगे, जो भी नंबर्स रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स जो बनेगी उस पर बेस पर, तो वो क्या बनेगी, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू की। यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आपको जो कंस्ट्रेंट बनानी है वो किसकी बनानी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। सबसे पहले हम ग्राफिकल स्टार्ट करेंगे, तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, सॉल्व ग्राफिकली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा मैक्सिमाइजेशन, मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। z इज इक्वल टू है हमारा 45x1 प्लस 80x2 सब्जेक्ट टू, दैट इज ये क्या है हमारी कंस्टेंट्स, 5x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल टू 400, ठीक है। नेक्स्ट कंस्टेंट है 10x1 प्लस 15x2 लेस देन और इक्वल टू 450। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सिमाइजेशन का था, तो जो कंस्ट्रेंट बनी वो सारी क्या है, किसकी है, लेस देन और इक्वल टू की, ठीक है। लास्ट कंस्ट्रेंट है x1 और x2 ऑलवेज क्या रहेंगे, पॉजिटिव। ये हमको सॉल्व करना है ग्राफिकली, क्लियर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और ये दो कांस्टेंट है, इसको हमको सॉल्व करना है ग्राफिकली, है ना। लास्ट कंडीशन हमारी नेसेसरी होती है कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स इट विल बी लाई इन ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। चलिए, तो हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये जो लेस देन और इक्वल टू की जो कांस्टेंट है, हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम आते हैं इक्वेशन नंबर 1 पर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये लेस देन और इक्वल टू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में, ठीक है। दैट इज 5x1 प्लस 20x2 इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x1 इज इक्वल टू पुट करेंगे 0। जब आप इसमें x1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको x2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, बताइए कितनी मिलेगी, 20। मतलब हमारे जो पॉइंट निकले वो क्या मिले, 0 और 20, ठीक है। हम x1 और y लेते हैं, इसकी जगह हमने क्या ले लिया, x1 और x2, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में हम एक बार x2 की जगह क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। नाउ पुट x2 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में, तो आपको x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 80, ठीक है। मतलब हमारे पॉइंट्स क्या मिल गए, अब हमें 80 और 0। ये इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द इक्वेशन नंबर 2। 10x1 प्लस 15x2 इज इक्वल टू 450। नाउ पुट x1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 30, दैट इज पॉइंट क्या हो गए, 0 एंड 30। नाउ अगेन पुट x2 इज इक्वल टू 0, यू विल गेट इक्वेशन में x1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 45, दैट इज आपके पास हो गए 45 एंड 0, ठीक। अब हम इन पॉइंट्स को लेकर के
ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। अब आपको ग्राफ में स्केलिंग ध्यान रखनी है। आपके पास हाईएस्ट पॉइंट कितना जा रहा है 80, ठीक है। तो मतलब आपके पास चॉइस है, या तो 20-20 का डिफरेंस ले लीजिए या फिर आप 10-10 का भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस। चलिए तो अब हम क्या करें, 20 का ले लेते हैं या 10 का ले लेते हैं, 80 है ना, ठीक है। 0 ये साइड अब हमारे x1 हो गई, इधर हो जाएगा y एक्सिस की जगह पर x2, है ना। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सेम यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या मिल रहा है आपको, x1 0, x2 कितना है 20, तो दैट इज ये मिलेगा आपको यहां पर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कितना मिल रहा है, x1 पर 80, x2 पर 0, तो दैट इज आपका पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते, ठीक। जो इक्वेशन है, ये जो लाइन बनी है इस पर इक्वेशन भी लिख लें ताकि हमें पता ध्यान रहे बाद में कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन की, है ना। तो ये क्या लिख रहा है, 5x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल टू 400। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, x1 कितना है 0, x2 है 30। चलिए x1 हो गया 0, x2 हो गया 30, ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट x1 45, x2 0, ठीक है। x1 है 45, दैट इज 30 और 40 के बीच में, 40 और 50 के बीच में, मतलब ये पॉइंट ले ले, है ना। अब ये हो गया आपका, ठीक। ये इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन आपकी कौन सी है, 10x1 प्लस 15x2 लेस देन और इक्वल टू 450। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कांस्टेंट में यदि लेस देन और इक्वल टू रहती है तो रीजन जो आता है वो नीचे आता है, ठीक है। कांस्टेंट यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू की रहेगी तो रीजन कहाँ लेंगे, ऊपर की तरफ। क्लियर। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 5x1 प्लस 20x2 लेस देन और इक्वल टू 400 की है, तो मतलब ये लाइन है हमारी लेस देन और इक्वल टू, मतलब रीजन आ गया नीचे। नेक्स्ट इक्वेशन है 10x1 प्लस 15x2 लेस देन और इक्वल टू 450, लेस देन है मतलब ये भी क्या हो गया हमारा नीचे की तरफ, ग्रेटर देन होता तो कहाँ जाता, ऊपर। अब ये दोनों लाइन के बीच का जो रीजन, जो कॉमन रीजन है, ये कहलाता है हमारा फिजिबल रीजन, ये हो गया फिजिबल रीजन। और ये पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स से मिल करके बना है, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पॉइंट्स नाम दे देते, ये हो गया O, इसको नाम दे देते हैं हम A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा कौन सा वाला रीजन आ रहा है, C, है ना। अब B पॉइंट हमें नहीं पता है तो हम यहाँ से, अब यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं निकल पाएगा क्योंकि मैंने प्रॉपर स्केलिंग नहीं की है ना। आप बराबर स्केल लेकर के करेंगे तो आपको दिखेगा। देखिए सपोज यहाँ से अगर हम देखें तो x1 एक्सिस पर कहाँ जा रहा है, 20 और 30 के बीच में, तो मैं अप्रॉक्सीमेट 25 कंसीडर कर लेती हूँ, है ना। y एक्सिस पर ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, नियर अबाउट इसी पर मिल रहा है। अभी मुझे तो यहाँ, आपने सॉल्व किया हो तो बताना, ठीक है। अभी मुझे यहीं पर मिल रहा है तो मैं इसको 20 ही लेकर चल रही हूँ, ठीक। तो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स जो निकले हैं वो क्या क्या निकले हैं, हम उसको नाम दे दे। एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हो गए, O A B C, ठीक है। O दैट इज इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0 0, ठीक है। A दैट इज इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए भाई 45 0। B के कितने मिलेंगे, x एक्सिस पर ये हो रहा है 25, y एक्सिस पर हम इसको 20 कंसीडर कर रही हूं, अभी प्रॉपर स्केलिंग नहीं है मेरा, ठीक है। C क्या हो जाएगा 0 और 20, ये हमारे हो गए एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था भाई, एक काम करें इसको टेबल बना लेते हैं, टेबल में लिखना प्रीफर करती हूँ मैं। O कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए कोऑर्डिनेट्स, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव
फंक्शन। z इज इक्वल टू क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन 45x1 प्लस 80x2। एक्सट्रीम पॉइंट पहला है हमारा O, दैट इज ओरिजिन 0 0 x1 x2। अब यहाँ x1 और x2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है A के कोऑर्डिनेट क्या मिले थे हमारे 45 और 0। जब आप z की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये यहाँ पर रखिएगा, x1 की जगह 45, x2 की जगह 0, तो ये आपको मिलेंगे 2025। ठीक है, b जो है b आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने यहाँ ले रखा है 45, है ना। अच्छा, b कितना आ रहा है 25 और y एक्सिस पर हमारा आ रहा है 20, 2725। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा C, जो कि कितना है 0 और 20। इस पर Z कितना मिलेगा 1600। ठीक है, अब आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पर मिल रही है 2725। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू 25 और x2 इज इक्वल टू 20। इस पर जो हमारी वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस पॉइंट पर, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो कैसे कंसीडर करेंगे आप, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x1 इज इक्वल टू 25 और x2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, यदि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालना होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो इनमें सब में जो मिनिमम वैल्यू आती वो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता। ठीक है, ये होता है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका। अब चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब आप ये समझिए, इसके भी 4 केसेस होते हैं, मैं ग्राफिकल से ही समझा रही हूँ। देखिए, इसमें हमको ये 4 पॉइंट्स निकले थे, इसमें एक ही पॉइंट ऐसा निकला है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है, क्योंकि मैक्सिमम पूछा था, है ना। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन। किसमें, क्यों ऐसा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट ऐसा है जिस पर हमको वैल्यू क्या मिल रही है, एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, या अगर मिनिमम भी कहेंगे तो अगर एक ही मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, दूसरा हो जाता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारे पास 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऐसे आ जाते हैं जिस पर वैल्यू सेम मिलती है ना। जैसे सपोज करिए इसी क्वेश्चन में इसी में हम बात करें तो अगर मान लिया जाए B पर ये वैल्यू आई है और सपोज करिए A पर भी यही वैल्यू आ जाती 2725, मतलब 2 पॉइंट्स पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू सेम आ गई है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। तीसरा जो सॉल्यूशन होता है वो कहलाता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने ग्राफ प्लॉट किया, सपोज करिए एक लाइन ये निकाली, है ना, मिली, और इसमें कंस्टेंट थी हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू की। दूसरी लाइन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे साथ केस हुआ था, दूसरी भी लाइन मिली और उसमें भी कंस्टेंट क्या थी हमारी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की। ग्रेटर देन और इक्वल टू की थी, मतलब रीजन हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। कॉमन जो फिजिबल रीजन है वो कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ। तो ये जो सॉल्यूशन कहलाता है ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्यों अनबाउंडेड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो सपोज पॉइंट दे दिया हमने A और ये हो गया B, है ना। इन A और B के बीच में से इनफाइनाइट पॉइंट्स रहेंगे जिस पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू सेम मिलेगी,
है ना, क्योंकि रीजन हमारे पास कॉमन रीजन लेस देन और इक्वल टू होता तो नीचे आता, ग्रेटर देन और इक्वल टू है मतलब सारा रीजन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम। तो ये क्या कहलाता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, एक सॉल्यूशन होता है हमारा फोर्थ नंबर का नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब हमारे पास कॉमन रीजन ही ना मिले। जैसे हमने ये ले लिया, ग्राफ प्लॉट करें x1 और x2, एक लाइन ऐसे जा रही है लेस देन और इक्वल टू की हो गई, एक लाइन हमारी इस तरीके से जा रही है ना, ये भी ना लें हम, ठीक है। एक लाइन हमारी जो जा रही है वो इस तरीके से जा रही है लेस देन और इक्वल टू की, मतलब इनमें 3-4 लाइन ऐसी जिसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं मिलता है, मतलब हमारे पास नो फिजिबल रीजन रहे तो हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब आपको फिजिबल रीजन मिलेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसको कंसीडर करूं मैं, इस लाइन को ना लेते हुए, है ना, एक लाइन तो ऐसे चली गई है, ठीक है, और एक लाइन सिर्फ वाई एक्सिस पर, ये भी नहीं ले, इस तरीके से नीचे, या तो ये एक ऊपर चली गई और एक नीचे चली गई, एक लेस देन और इक्वल टू की कंस्टेंट आ गई और एक ग्रेटर देन और इक्वल टू की आ गई, मतलब हमारे पास कोई फिजिबल रीजन नहीं निकला है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर, ये होती है हमारी ग्राफिकल मेथड। यूनिक सॉल्यूशन मतलब हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट रहेंगे उनमें जैसे ओ ए बी सी या जितने भी पॉइंट्स निकलते हैं उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा रहेगा जिस पर अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम मिलेगी, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा रहेगा जिस पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये वाला पहले तो नहीं था, यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, इन 4 पॉइंट में से सिर्फ यही पॉइंट मिल रहा था बी जिस पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी, है ना, बाकी तो नहीं मिल रही थी, बाकी सब छोटी थी। और ये जो केस बताया था ये मैंने क्या बताया था, इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम वैल्यू सेम मिल रही थी। ठीक, तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो फॉर्मेशन करने के लिए कहें और बोलें कि ग्राफिकल से सॉल्व करो, तो फॉर्मेशन से आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए तो सारी कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू की बनाना है और उसको बाद में ग्राफिकल से सॉल्व करना है। यदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको पूछ रहा है मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है या मिनिमम लॉस फाइंड करना है, तो उस कंडीशन में जो कांस्टेंट बनेगी वो किसकी बनेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू की। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर लेकर के बैठिएगा। अब हमारे पास जो मेथड स्टार्ट होने वाली है वो होती है सिंप्लेक्स मेथड। हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, सिंप्लेक्स मेथड। मैं मेथड को क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करूंगी और बहुत ध्यान से समझना उसको, है ना, उसमें ऑपरेशंस भी लगेंगे, काफी कुछ है। ग्राफिकल तो हमारी सबसे सिंपल मेथड थी, बट ग्राफिकल मेथड कहाँ फेल हो जाती है, जब आपके पास वेरिएबल 2 से ज्यादा हो, है ना। ग्राफिकल मेथड सिर्फ 2 ही वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होती है, कांस्टेंट तो कितनी भी हो चल जाएगी, कोई इश्यू नहीं, बट वेरिएबल 2 ही होना चाहिए। जैसे यहाँ x1 और x2 थे, यदि आपके पास थर्ड वेरिएबल आ जाता है x3, देन यू हैव टू यूज सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड इज ए प्योर मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन से ही। सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 10, 2x1 प्लस 5x2 लेस देन और इक्वल टू 20, 2x1 प्लस 3x2 लेस देन और इक्वल टू 18, x1 और एंड x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझना है ना, थोड़ी सी है तो इजी पर लेंदी कह सकते हैं, है ना, बहुत केयरफुली समझना।
हमारे पास कितनी कांस्टेंट है? 3, 1, 2, 3। तो हम 3 वेरिएबल को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? अगर हमारे पास कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू की होती है तो हम वेरिएबल को प्लस करते हैं, है ना। मैं यहां लिख भी देती हूं, इफ कांस्टेंट्स क्या है? लेस देन और इक्वल टू की, तो वेरिएबल क्या होंगे? प्लस होंगे। और वेरिएबल जो ऐड होंगे वो कहलाते हैं स्लैक वेरिएबल, और these variable will be add in objective function always। अब अगर हमारे पास कांस्टेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू की है तो वेरिएबल क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट। और जो सब्ट्रैक्ट वेरिएबल है वो कहलाते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आई? अगर कंस्ट्रेंट हमारी लेस देन और इक्वल टू की है देन वी हैव टू ऐड वेरिएबल्स एंड दीज वेरिएबल्स विल बी कॉल्ड slack variable, and if the constant will be greater than or equal to k then variable must be subtract from objective function and these variable will be called surplus variable. Now we have to rewrite these equations with the variables। ठीक है, चलिए तो अब हम अगर फिर सॉल्यूशन में स्टार्ट करें तो z इज इक्वल टू, मैं यहीं से लिखती हूँ, रब कर दूंगी फिर, z इज इक्वल टू 4x1 प्लस 10x2, कितनी कांस्टेंट है? 3, 1, 2, 3, देन वी हैव टू, एंड द कांस्टेंट इज लेस देन और इक्वल टू, देन वी हैव टू ऐड स्लैक वेरिएबल विथ द कोफिशिएंट ऑफ 0 ऑलवेज। ठीक है, 0s1 प्लस 0s2 0s3, here s1 s2 and s3 are slack variables। ठीक, सब्जेक्ट टू यही स्लैक वेरिएबल्स 1 बाय 1 ऐड होते जाएंगे कांस्टेंट्स में। जस्ट लाइक फर्स्ट इक्वेशन है तो हियर द स्लैक वेरिएबल विल बी एडेड s1, फॉर इक्वेशन नंबर सेकंड द स्लैक वेरिएबल विल बी s2 एंड फॉर इक्वेशन नंबर 3 द स्लैक वेरिएबल विल बी s3। ठीक है, तो हम लिखें 2x1 प्लस x2 प्लस s1। ठीक है, अब यहाँ s2 s3 नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ s2 का कोफिशिएंट 0, s3 का कोफिशिएंट 0, समझाने के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि इनके वैल्यू हम आगे टेबल बनाएंगे वहाँ पुट करना रहेगी। ठीक है, अब जब वेरिएबल हमने ऐड कर दिए तो ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर सेकेंड इक्वेशन 2x1 प्लस 5x2 प्लस यहां पर क्या यूज करेंगे? s2, तो s1 का कोफिशिएंट क्या ले लिया हमने? 0 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, नाउ थर्ड इक्वेशन 2x1 plus 3x2, for third equation the slack variable will be s3, that means the coefficient of s1 and s2 will be 0, 0 s1 0 into s2 plus s3 is equals to 18, and all these variables must be positive, that is x1 x2 s1 s2 s3 greater than or equal to 0। राइट, अभी हमने इक्वेशन में ऐड वेरिएबल्स को ऐड किया है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की होती है तो डेफिनेटली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेरिएबल्स। हाँ, एक्चुअल में ऐसा होता है सिंप्लेक्स मेथड में, ये जो इक्वेशन है ये इनइक्वालिटीज कहलाती है लेस देन और इक्वल टू, एंड इन इनइक्वालिटी को हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, और वी कैन नॉट कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन डायरेक्टली, तो हमें क्या करना हुआ कि हमें वेरिएबल्स को प्लस या माइनस करना रहा। दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, कितनी कंस्ट्रेंट है? 1 2 3, जितनी कंस्ट्रेंट होती है उतने ही वेरिएबल हमें यूज करना होते हैं। यहाँ 3 कंस्ट्रेंट है तो वी हैव टू यूज 3 वेरिएबल्स s1 s2 s3 ऑलवेज। अगर इफ यू हैव 4 कंस्ट्रेंट देन वी हैव टू यूज 4 वेरिएबल्स s1 s2 s3 एंड s4। ठीक है, अब हमने क्या किया, 3 वेरिएबल सिलेक्ट कर लिए, 3 वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को 0 लेकर के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज करेंगे, अभी ये कोई वेटेज नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अब
तीन वेरिएबल हमने कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए S1 हो गया, तो हमने यहाँ S1 लिख दिया। ये आपको समझाने के लिए जीरो के साथ लिखा है, क्योंकि इसको हमने टेबल में पुट करना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए S1 रहा, तो बाकी के कोफिशिएंट क्या हो गए, 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए S2 रहेगा, तो बाकी के कोफिशिएंट क्या हो गए, 0। एंड थर्ड इक्वेशन के लिए S3 रहेगा, ठीक है। और ये प्लस क्यों किए, क्योंकि हमारे पास जो कांस्टेंट थी वो लेस देन और इक्वल टू की, ठीक है। चलिए अब ये जो वैल्यूज है हम इसको टेबल में पुट करेंगे। चलिए टेबल की वैल्यूज आप ध्यान से ड्रॉ करते जाइए। पहले हमारा आएगा बेसिक वेरिएबल, मैं वन बाय वन समझाऊंगी आपको, है ना। CB, क्या क्या वेरिएबल्स है हमारे पास, X1, एक काम करती हूं X1 को मैं लाइन से सेपरेशन नहीं डालूंगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। X2, S1, S2, S3, ठीक है। फिर XB आएगा मिनिमम रेशो, बहुत ध्यान से समझना है ना, चाहो तो बाद में नोट कर लेना, आई विल गिव सफिशिएंट टाइम फॉर नोट डाउन, पहले आप समझ लें। बेसिक वेरिएबल्स हमारे किसके लेंगे हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, है ना। कौन कौन से हमने ऐड किए हैं, S1, S2, S3, तो दिस विल बी फर्स्ट। सारे ये यूनिफॉर्म प्रोसीजर है जो आपको हर क्वेश्चन में यही अप्लाई करनी है, ठीक है। S1, S2, S3, the coefficient of S1, S2, S3 in objective function is 0, तो फर्स्ट टेबल तो हमारी 0 रही ऑलवेज, है ना। अब ये X1, X2 ये जो रो चलेगी, आपको पता हॉरिजेंटल जो चलती वो रो चलेगी, वर्टिकल जो चलेगी वो कॉलम चलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम जो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट है वो इस फर्स्ट रो में लिखेंगे, ठीक है। ये किसके लिखे हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के। बेसिक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिखे, CB में ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखा विच इज 0, विच विल बी ऑलवेज 0 इन अ फर्स्ट टेबल, राइट। अब चलिए, अब यहाँ फर्स्ट रो के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिखें विच विल बी 2, यहाँ कितना है 1, 1, 0, 0, and the XB will be the right hand side of equation, ठीक है। For second row we will use second equation which is 2, 5, 0, 1, 0, 20. Now third equation 2, 3, 0, 0, 1, 18. अब समझ में आया मैंने 0 लेकर के क्यों बताया, बिकॉज वी हैव टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस टेबल, राइट। अब नेक्स्ट अब हमारी टेबल जो बनेगी इसके बाद हमारा क्या रहेगा, CJ जो रहेगा, CJ यहां लिखेंगे आप CJ में क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स, ठीक है, जो कि क्या रहेंगे 4, 10, 0, 0, 0, ठीक। ZJ पहले समझ लो, फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी। ZJ क्या रहेगा, फर्स्ट टेबल में वो भी 0 रहेगा, क्यों, ZJ जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं समझिए। CB का जो मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट कॉलम में करेंगे, अब कॉलम में करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में प्लस करते हुए, जैसे 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 विच इज 0। सेकेंड के लिए हम ये CB का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करेंगे X2 में, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 3 0। अब चूंकि CB 0 है तो फर्स्ट टेबल में ये वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, ऑलवेज, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसके बाद, del J इज इक्वल टू
सी जे माइनस जेड जे, सी जे माइनस जेड जे, क्या बचा 4 10 0 0 0। अभी तो मैंने सिर्फ टेबल बनाई है, आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, क्योंकि इस टेबल का फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन इंप्रूव। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारा वेरिएबल S1 होगा, तो डेफिनेटली S1 ही रहेगा, बाकी की वैल्यू 0 रहेंगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए S2 वेरिएबल हमने असाइन किया है, थर्ड इक्वेशन के लिए S3 वेरिएबल असाइन किया है, दैट मीन्स रिमेनिंग कोफिशिएंट विल बी 0। क्वेश्चन मींस कि मतलब जैसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया था कि इसमें S1 S2 S3 की वैल्यू नहीं, नेवर नेवर भी। हमने क्या किया है, S1 S2 S3 तो हमने ऐड किए हैं भाई, ऐड किए। और क्यों ऐड किए, क्योंकि हमें इनइक्वालिटीज गिवन थी, हमने इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड द वेरिएबल्स, or we can say that we have to subtract the variables for a greater than or equal to inequality। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे देंगे फिर, क्वेश्चन तो इसी तरीके का रहेगा ऑलवेज, है ना। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किए, दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय सिंप्लेक्स मेथड। ZJ जो हमने निकाला है, ये कैसे निकालते हैं, CB कॉलम का फर्स्ट कॉलम में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके प्लस करना। जस्ट लाइक मैं समझा दूं, पहली जो कॉलम है तो हमने क्या किया, 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, तो यह हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, फिर से फर्स्ट CB कॉलम का सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0। तो फर्स्ट टेबल में तो ऑलवेज 0 ही बनेगा, सारी प्रॉब्लम्स में फर्स्ट टेबल में 0 ही रहेगा। क्यों रहेगा 0, क्योंकि हमारे जो बेसिक वेरिएबल S1 S2 S3 हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के 0 0 लिए हैं। चलिए, अभी हमने सॉल्व किया ही नहीं, अभी तो हमने जो कॉन्स्टेंट्स थी उनकी वैल्यू पुटअप की है, दैट्स इट, राइट। अब आपको क्या करना है, आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है ये समझे हम, है ना। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की कंडीशन में लिख देती हूं, यहां पर लिख रही है ना, इफ डेल जे मतलब ये जो CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता है फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, समझना। एंड इफ del J is equals to CJ minus ZJ less than or equal to I for maximization problem। मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू का फाइंड करना है, तो डेल जे की सारी वैल्यूज या तो क्या आ जाए, नेगेटिव आए या 0 आए, तब हम उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइजेशन का है, मतलब वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, देन डेल जे की सारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव आए या 0 आए। और अगर ये केस नहीं आता है, देन वी हैव टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन। अभी आप देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका था, मैक्सिमाइजेशन का। We have to find the maximum value so that all the entries of del J must be either negative or 0, but नहीं है, ये सारी वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई मेरी, हाँ। ये कंडीशन है कि अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो डेल जे की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, और अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो डेल जे की सारी वैल्यू या तो नेगेटिव हो या 0 हो। तो अभी तो हमने सिंप्लेक्स टेबल बनाई नहीं, बस यही है कि ये जो कांस्टेंट्स थी इन्हीं की वैल्यू पुटअप की। अब आप थोड़ा और केयरफुली समझिए, है ना। बात इतनी समझ में आ गई, आपको ये भी समझ में आ गया कि हमारी कौन सा हॉरिजॉन्टल चलती है, कौन सी वर्टिकल चलती है, ये रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है, बहुत अच्छे से समझना। अब आपकी प्रॉब्लम किसकी है, मैक्सिमम। आपको वैल्यू क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो सॉल्यूशन इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों सॉल्यूशन इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, डेल जे की सारी वैल्यू या तो नेगेटिव आए या 0 आए, जो यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। अब आपको प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, तो इस डेल जे की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, 10 आ रही है। ये हमारा हो गया, ये जो 10 वैल्यू आ रही है ये किस कॉलम में है,
x2 में, तो ये जो कॉलम कहलाता है की कॉलम। ठीक है, ये होगा हमारा की कॉलम। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम रहे तो इस डेल जे की वैल्यू हमको मिनिमम वैल्यू देखनी रहेगी, और वो मिनिमम वैल्यू का जो कॉलम रहेगा वो की कॉलम होगा। यहाँ प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की थी, तो हमने क्या किया, डेल जे में मैक्सिमम वैल्यू सर्च किया एंड विच इज 10, सो दिस कॉलम विल बी द की कॉलम। ठीक, अब आपको यहाँ नेक्स्ट टेबल में दिख रहा मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो कैसे निकालेंगे, तो जो की कॉलम के एलिमेंट को डिवाइड करेंगे XB में, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 5 which is 4, 18 divided by 3 which is 6। ऑलवेज ये जो मैं बता रही हूँ ये यूनिफॉर्म प्रोसीजर है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, है ना। जो भी की कॉलम मिलेगा हमें, उस की कॉलम से हमको डिवाइड करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का XB में। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो कौन सा है आपका, 4, तो ये हमारी क्या हो गई, की रो। मिनिमम है, यहाँ तो मिनिमम रहेगा, चाहे प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे मिनिमाइजेशन की हो, यहाँ मिनिमम रेशो ही निकालते हैं हम। लिखा ही है मिनिमम रेशो, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की हो चाहे मिनिमाइजेशन की हो, टेबल में जो वैल्यूज है वो मिनिमम रेशो ही लिखी जाएगी, और कंसीडर भी मिनिमम रेशो ही करना रहेगा। ठीक है, की कॉलम के लिए हमको मैक्सिमम वैल्यू देखनी थी क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम का था। रो के लिए तो मिनिमम ही रेशो देखना है आपको। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो चाहे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, यहाँ टेबल में वैल्यू दिख रही है मिनिमम रेशो से समझ में आता है कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो कंसीडर करना है हमें, और मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये हमारी जो 4 वाली है ये हमारी हो गई की रो, और इनका जो कॉमन पॉइंट हो गया ये कहलाता है की कॉलम, सॉरी की एलिमेंट। ये क्या हो गया हमारा 5 हो गया की एलिमेंट। की कॉलम हमने कैसे का चूज किया, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर की रो कैसे चूज की, जो मिनिमम रेशो निकल रहा था वो की रो चूज की। फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम all the entries of del j must be either negative or zero, For minimization problem, all the entries of del j must be positive or zero, की कॉलम, और उसमें डैश करके लिखो, फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम we will find maximum value. For maximization problem we will find maximum value. तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू वाला क्या रहेगा हमारा, की कॉलम, है ना। और की कॉलम में आगे सेकेंड नंबर का पॉइंट डाल करके लिखो, फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ये फर्स्ट ये सेकेंड। फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम the minimum value of del j will be considered। समझ में आई। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए डेल जे की हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बड़ी वैल्यू कंसीडर करेंगे। मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये क्यों कंसीडर करेंगे, फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, हम नेक्स्ट सॉल्यूशन को इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और आप एक काम करो, फिर नेक्स्ट लिखो की रो, उसमें डैश करके लिखो मिनिमम पॉजिटिव रेशो
मिनिमम पॉजिटिव रेशो पॉजिटिव भी होना चाहिए, इसमें हो सकता है नेगेटिव वैल्यू भी आए, पर हमें कौन सी कंसिडर करना है, मिनिमम पॉजिटिव रेशो, है ना। मिनिमम पॉजिटिव रेशो फॉर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, एंड लिख लो, फॉर मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम maximization and minimization problem will be considered as key row. ठीक है, तो की रो कैसे कंसीडर करेंगे, चाहे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो चाहे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, जो भी मिनिमम पॉजिटिव रेशियो रहेगा वो होगा की रो, है ना। आगे और लिखो, की एलिमेंट, की एलिमेंट, इसमें आप लिख लो द कॉमन वैल्यू ऑफ की रो एंड की कॉलम, द कॉमन वैल्यू ऑफ की रो एंड की कॉलम इज कॉल्ड की एलिमेंट। ये मैंने सब आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवाया है, बाकी आपको बुक में भी मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इतना सब कुछ आपको अपनी लैंग्वेज में लिखवा दिया है। अब आपको क्या समझना है, और केयरफुली, की एलिमेंट, की कॉलम, की रो सब समझ में आ गया। अब क्या करना रहेगा आपको, ये जो की रो का एलिमेंट है S2, ठीक है, ये हो जाएगा अब हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। की रो का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग वेरिएबल, ये वेरिएबल अब आउट हो जाएगा। और जो की कॉलम का वेरिएबल है X2, ये क्या हो जाएगा, इनकमिंग वेरिएबल, ये अब एंटर हो जाएगा। कहाँ एंटर हो जाएगा, क्लास में नहीं, टेबल में। ये S1 S2 की जगह क्या आ जाएगा, X2। S1 और S3 सेम रहेंगे, ठीक है, S2 की जगह आ जाएगा X2, तो डेफिनेटली CB में भी X2 का कोफिशिएंट एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी टेबल फिर से बनाए, अब हम, ये हो गया हमारा बेसिक वेरिएबल, टेबल के जो कंटेंट है वो सेम रहेंगे, ठीक है। CB, अब ऐसा नहीं है कि वो वहां से इनकमिंग हो रहा है तो वहां नहीं रहेगा, एंट्री वहां भी रहेगी उसकी, X1 X2 S1 S2 S3 XB, यहाँ तक तो लिखते हैं। अगर आपको फर्दर सॉल्यूशन इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मिनिमम रेशो निकालेंगे, अदरवाइज इतना ही रहने देंगे। लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, बेसिक वेरिएबल हो गया S1, S2 हमारा आउटगोइंग हो गया, इनकमिंग क्या हो गया X2 S3। S1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 ही है और 0, ठीक। अब और समझिए, बाद में नोट करना। अब आपके पास थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा तो बहुत केयरफुली समझना है ना। अब ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने लगेगा। आपको मैट्रिक्स का याद है, थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, याद है, रो में से माइनस करते थे, रो को प्लस करते थे, याद है, ठीक है। वो ऑपरेशंस यहाँ फिर से लगेंगे। करना क्या है आपको, जो की एलिमेंट रहेगा उसको 1 बनाना है। की एलिमेंट, सिर्फ ओनली की एलिमेंट। आपके पास की एलिमेंट क्या है, यहाँ 5 है, इसको 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, ये हमारी, अब जो मैंने आपको बताया था, हॉरिजेंटल जो चलेगी हमारी रो होगी, वर्टिकल जो चलेगी वो कॉलम होगा, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी रो हो गई, ये फर्स्ट, इसको आप क्या नाम दे दोगे, R1। ये क्या हो गई हमारी सेकंड, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये हो गई हमारी R1। अब ये की रो भी लिखा मैंने ना, ये हो गई R2 और ये हो गई R3, 3 रो हो गई हमारे पास। अब जो 5 एलिमेंट है वो किस में आ रहा है, R2 में आ रहा है। तो ये 1 कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑपरेशन, R2 में हमने अप्लाई कर दिया R2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अभी मैं वही लिख रही हूँ, सिर्फ एक ही वही लिख रही हूँ, ठीक है। सभी में करना है, यहाँ से यहाँ तक सब में,
एक्स बी तक, मिनिमम में नहीं, एक्स बी तक, है ना, 5 से डिवाइड कर दिया, 0, हाँ सी बी तो लिखा रखा ना, हाँ 2/5, फिर ये हो गया 1, ये हमारा की एलिमेंट था, फिर क्या हो जाएगा 0, 1/5, फिर 0 और फिर 20 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया 4। हमको क्या करना है, ऑलवेज मेथड कॉमन है, जो भी की एलिमेंट रहेगा उसको 1 बनाना है, ठीक है। दूसरा, की एलिमेंट के ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेशन लगेंगे, बिना ऑपरेशंस के नहीं हो पाएगा। की एलिमेंट को क्या बनाना है 1, और की एलिमेंट के ऊपर वाले और नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना। कैसे बनाएंगे, अब आपको दो टेबल एक साथ देखनी है। R2 न्यू टेबल बना में देखेंगे, टेबल नंबर 2 से R1 में यहाँ 0 बनाना है, तो आप R1 देखोगे ओल्ड टेबल की, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन लगाएंगे हम यहां पर, हाँ यहां 1 है, यहां 0 बनाना है। R1 में हम अप्लाई कर देते हैं R1 माइनस R2, क्यों, R2 में यहां है 1 और R1 में है यहां 1, 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। पर यह ऑपरेशन पूरी रो में लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में लगाना है, पूरी रो में लगाना है। लगाते हैं R1 माइनस R2, R1 कितना है 2, R1 क्या है 2, 2 में से R2 में क्या लिखा है 2/5, ठीक है। R1 है हमारा 2 माइनस ये लिखा है R2 न्यू रो का कितना है 2/5, मतलब आपको क्या करना है 2 माइनस 2/5 कितना आ गया भाई 8/5। फिर सारी पूरी रो में लगेगा, है ना, 1 माइनस 1 हो गया 0, ये तो हमारा की कॉलम है तो इसको तो 0 बनाना ही, इसी वजह से ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। R1 में क्या लिखा है 1, R2 में क्या लिखा है 0, 1 माइनस 0 मतलब बचा 1। फिर R1 में नेक्स्ट क्या बचा लिख रहा है 0, R2 में क्या लिखा है यहाँ S2 की जगह 0 माइनस 1/5 कितना हो गया ये -1/5। फिर S3 में R1 में है 0, S2 में कितना है 0, ये हो गया 0। अभी 1 बनाया है, अब नेक्स्ट R2 में तो चेंजेस कर ही दिया था 5 से डिवाइड करके। अब R3 ये क्या है हमारी R3, यहां पर भी 0 बनाना है। देख के किसको बनाओगे R2 को, R2 कौन सी रो लोगे न्यू टेबल की, ये टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 2 है। टेबल नंबर 2 की R2 लोगे, टेबल नंबर 1 की R1 और R3 लोगे, ठीक है। अब ये देखो टेबल नंबर 1 में देखिए आपको यहाँ 0 बनाना है, तो हम R3 में, ये मैं रब कर देती हूँ जो लिखा हुआ है R3, इसमें चेंज करना है ना, जिसमें चेंज करते हैं वो पहले लिखते हैं। R3 में हमें क्या लाना है 0, कैसे आएगा, अगर हमको यहाँ पर भी 3 मिल जाए, मतलब हम R3 माइनस 3R2 करें, है ना, R3 में है 3 और R2 में है 1, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, ऐसे 0 बनेगा। चलिए तब शुरू करें, ये ऑपरेशन लगाएं। R3 क्या है आपके पास 2 माइनस 3R2, ध्यान से आपके पास R3 है 2 माइनस आपने क्या कर दिया 3R2, 3 इंटू 2/5, R2 में यही है ना फर्स्ट वाला, 3 2 जा 6, 6/5 मतलब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 6/5 मतलब कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 माइनस 6/5 मतलब 4/5, ठीक है, ये हो गया 0। आगे बढ़े, R3 माइनस 3R2, R3 में कितना है नेक्स्ट 0 माइनस 3R2, ये भी 0 है तो ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है R3 में कितना है 0, फिर
माइनस का 1/5 इंटू 3 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 3/5। फिर R3 में है 1 माइनस 3 R2, R2 में तो 0 ही है तो मतलब 1 ही आया। ठीक है, अभी XB का भी लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा नहीं है। फर्स्ट R1 माइनस R2 किया था ना हमने, ठीक है, ये भी तो लिखना था। R1 कितना है 10, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। R3 माइनस 3 R2, R3 में है 18 माइनस 12 कितना हो गया 6। ठीक, अब हमारा CJ तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, CJ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ही रहेगा 4 10 0 0 0। ZJ समझ लो अच्छे से। ZJ क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई करते हैं 0 इंटू 8/5, नीचे लिखूं या ऊपर, ऊपर ही लिख देती हूं, प्लस 10 इंटू 2/5 प्लस 0 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, 5 2 जा 10 मतलब हो जाएगा 4। ठीक है, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते जाओ, 0 प्लस 10 इंटू 1 10, ये हो जाएगा 10। फिर मल्टीप्लाई करिए 0 0 0 प्लस करते जाना है ना, फिर ये हो जाएगा 0 10 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा 2, फिर नेक्स्ट 0 0 0। डेल J इज इक्वल्स टू CJ माइनस ZJ कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 माइनस 2 और 0। ये होगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के लिए सारी वैल्यू या तो 0 हो या नेगेटिव हो, तो 0 भी है और नेगेटिव भी है, तो ये हमारा हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी निकालना बाकी है, ये दोनों टेबल सामने है। अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है, पर क्या मिला है ये नहीं अभी निकाला है हमने, तो ये तभी निकालूंगी जब आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो, है ना। इसलिए अभी आपके पास टेबल नंबर 1 भी है, टेबल नंबर 2 भी है। अगर टेबल नंबर 2 में भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता, वी हैव टू फर्दर इम्प्रूव, फिर इम्प्रूव करते, फिर वही चीज देखते, मिनिमम पॉजिटिव रेशो देखते रो में और मैक्सिमम वैल्यू देखते कॉलम में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए, फिर वो की रो की कॉलम निकालते, फिर उसमें आउटगोइंग वेरिएबल इनकमिंग वेरिएबल को एंटर करते, फिर नेक्स्ट टेबल बनती है ना। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलेगी जब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है। यहाँ तो मिल गया, सेकेंड टेबल में ही मिल गया। क्यों मिल गया? प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की थी, सारी वैल्यू 0 है या नेगेटिव है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन यही था ना, वो तो हमने कंस्टेंट्स में लिया था, क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही था ना, बाकी तो सब 0 थे, है ना। वेरिएबल कौन सा एंटर हुआ है हमारा, x2। x2 की वैल्यू xb में क्या है 4, तो हम यहाँ पुट कर देंगे x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 4। x1 0 क्यों लिया? क्योंकि यहां पर वेरिएबल नहीं था, मतलब वो 0 है। यहां वेरिएबल क्या है x2, जिसकी वैल्यू क्या है xb में, क्योंकि xb क्या था हमारा इक्वेशन का राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 4, तो दैट इज z इज इक्वल टू क्या आ गया 40। ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इस इक्वेशन के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी 40। मैं फिर से आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ सिंप्लेक्स मेथड का, ठीक है, ओवरव्यू दे रही हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपके पास और नंबर ऑफ कंस्टेंट है। अब नंबर ऑफ कांस्टेंट जितनी है उतनी ही हमें वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस करना है या माइनस करना है। अगर हमारे पास कांस्टेंट 3 है तो हमने 3 वेरिएबल लेना है S1 S2 S3। अगर कांस्टेंट 2 है तो 2 वेरिएबल लेना है S1 S2। अगर कांस्टेंट 4 है तो 4 वेरिएबल लेना है S1 S2 S3 S4। ठीक है, अगर कांस्टेंट लेस देन और इक्वल टू की है तो ये जो वेरिएबल हम ले रहे हैं S1 S2 S3 ये प्लस होंगे एंड दीज वेरिएबल स्लैक वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू की है तो ये वेरिएबल माइनस होंगे।
और वो वेरिएबल क्या कहलाएंगे, सरप्लस वेरिएबल। किसमें से प्लस या माइनस होंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, विथ वेटेज 0, 0 रख करके माइनस करेंगे या 0 रख करके प्लस करेंगे, जो हमने किया था यहाँ, है ना। ठीक, फिर जितनी कांस्टेंट है उतने वेरिएबल लिए हैं। अगर 4 कांस्टेंट थी तो 4 वेरिएबल लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए S1, सेकेंड इक्वेशन के लिए S2, थर्ड इक्वेशन के लिए S3, फोर्थ इक्वेशन के लिए S4। ठीक, इन सारे वेरिएबल्स को लेकर के हमने टेबल बनाई। यहाँ होंगे बेसिक वेरिएबल, 3 थे, S1, S2, S3, 4 होते तो S4 ले लेते। इनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट 0 लेकर के चले, 0 ले ली। इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने रो डिजाइन कर दी, रो में सारी वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट रो पूरा ले लिया इंक्लूडिंग राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है इक्वेशन का वो XB कहलाएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए वी विल कंसीडर सेकेंड रो इंक्लूडिंग राइट हैंड साइड। फॉर थर्ड इक्वेशन वी विल कंसीडर थर्ड रो विच विल बी R3। एंड अगर आपके पास 4 इक्वेशन आ जाती है तो फॉर 4 इक्वेशन वेरिएबल क्या हो जाएगा, फोर्थ रो हो जाएगी R4। सिमिलरली अगर आपके पास 3 वेरिएबल आ जाते हैं, X1, X2, X3, तो यहाँ 3 वेरिएबल आ जाएंगे, X1, X2 और X3। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दी। CJ क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के में X1, X2 के कोफिशिएंट, जो कि यहाँ है 4, 10, 0, 0। ZJ क्या रहेगा, CB कॉलम का X1 कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू, जो फर्स्ट टेबल में ऑलवेज 0 रहेगी, क्योंकि ऑलवेज 0 लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम चेक करेंगे कि हमें ऑप्टिमल वैल्यू सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, डेल जे की सारी वैल्यू नेगेटिव हो या 0। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, डेल जे की सारी वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव 0 हो। अब मैक्सिमाइजेशन की, अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे वो कहलाएगा हमारा की कॉलम। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 10 है तो हमने ये वैल्यू कंसीडर की, ये कहलाएगा की कॉलम। आप क्या करेंगे, जो की कॉलम के सारे एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिवाइड करेंगे XB में। जैसे यहाँ 10 है तो 10 का डिवाइड की कॉलम से किया 1, 20 का डिवाइडेड किया 5 से 4, 18 में 3 से डिवाइड किया 6। इसमें ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव रेशियो देखेंगे, चाहे मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो चाहे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आपको देखना मिनिमम पॉजिटिव रेशियो। मिनिमम पॉजिटिव रेशियो जो आ रहा है वो हो जाएगी आपकी की रो, और की रो और की कॉलम के बीच का जो एलिमेंट कॉमन मिलेगा वो होगा की एलिमेंट। ठीक है, की कॉलम का जो वेरिएबल होगा वो इनकमिंग वेरिएबल होगा, की रो का जो वेरिएबल होगा वो होगा आउटगोइंग वेरिएबल। किसके लिए, नेक्स्ट टेबल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट टेबल हमने बनाई, S1, S2 की जगह हमारा इनकमिंग वेरिएबल आ जाएगा X2 और S3 एज इट इज। अब X2 का कोफिशिएंट कौन सा लेंगे, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो लेंगे। ठीक है, फिर दूसरी प्रोसीजर आपको क्या करना है, जो की एलिमेंट है उसको 1 बनाना है और उसके ऊपर और नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है। ठीक है, और फिर जाकर के इसको वही बाकी की सम प्रोसीजर है, फिर ZJ CJ निकाल के माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम आनी, मतलब जो ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अब सिंप्लेक्स आएगी तो आप बिग एम मेथड कर पाओगे। बिग एम मेथड आपको इससे ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। वहाँ तो आपके पास, यहाँ तो S1, S2, S3 में ही उलझ रहे, वहाँ तो आर्टिफिशियल वेरिएबल और आ जाएंगे। S1, S2, S3 के अलावा A1, A2, A3 भी चलेंगे बिग एम मेथड में, है ना। थोड़ी प्रैक्टिस और करना पड़ेगी और इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना एक बार, है ना, इसी का प्रैक्टिस करना। ये सिंप्लेक्स मेथड प्रैक्टिस मांगती है, बहुत मांगती है सिंप्लेक्स मेथड प्रैक्टिस, है ना, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं कब रो, और फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब आ जाता है, जब नेक्स्ट टेबल बनती है। नेक्स्ट टेबल में आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो आपको जो रो ली है नई वाली रो और पुरानी वाली टेबल की रो, है ना, वो दोनों ध्यान रखना है, नई टेबल की रो और पुरानी टेबल की रो। इसलिए मैंने क्या किया था, जब मुझे की एलिमेंट को 1 बनाना था ना तो नई टेबल बनाई। तुम लोग भी ऐसे ही करना, जब आप जो भी की एलिमेंट रहेगा उसको 1 बनाओगे ना तो उस रो को पहले लिख लेना जो मैंने लिखा था।
है ना। मैंने पहले ये रो लिख ली ताकि मुझे समझ में आया कि अब इसको देख करके मुझे उसमें चेंज करना है। अब R2 मेरी नई रो रहेगी, R1 पुरानी रो रहेगी, फिर R2 मेरी नई रो रहेगी, R3 पुरानी रो रहेगी। ठीक है, ये तो 2 ही वेरिएबल थे, अभी 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं। और बेसिकली यूज तो 3 वेरिएबल के लिए, क्योंकि 3 वेरिएबल के लिए ग्राफिकल फेल हो जाती है, तभी तो हमको सिंप्लेक्स लानी पड़ी। फर्स्ट यूनिट में आपको बता दे रही हूँ क्या क्या आ सकता है। एक तो आपको अभी कितना पार्ट हुआ है, फॉर्मेशन बताया मैंने आपको, थ्योरी प्रिपेयर कर लेना, थ्योरी जो मैंने बताया था। माइक म्यूट कर लो जरा। OR क्या होता है, OR का यूज क्या होता है, इतना कर लेना थ्योरी में। इंपॉर्टेंस ऑफ OR, व्हाट इज द यूज ऑफ OR, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ OR, ये थ्योरी पार्ट हो जाएगा। मैथमेटिकल पार्ट में फॉर्मेशन, कैसे आप बनाते हैं इक्वेशंस, कंस्टेंट्स कैसे बनाते हैं वो कर लेना। इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हो, सिंप्लेक्स से कैसे सॉल्व करते हैं, इतना कर लेना आप फर्स्ट यूनिट में MST के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे बिग एम मेथड पर। ठीक, तो इतने टॉपिक नोट कर लिए आपने। OR का इंपॉर्टेंस, व्हाट इज OR, इंपॉर्टेंस ऑफ OR, मॉडल कंसीडर्ड इन OR, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। चलिए, थैंक यू, गुड डे।